हेलो बच्चों, मैं आपका पाठ 4 कार्यपालिका के बारे में पढ़ा रहा था। तो अब हम यहाँ से आगे कार्यपालिका के प्रकार और उन प्रकारों के अनुसार उनको क्या क्या शक्तियाँ वगैरह प्राप्त होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका के शक्तियों के आधार पर दो प्रकार होते हैं। एक औपचारिक कार्यपालिका, जिसे हम नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका का तात्पर्य होता है कि सारी शक्तियाँ अक्सर कर उसके पास होती हैं जो वास्तविक शासक कहलाता है। तो औपचारिक या नाम मात्र का शासक, जिसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं या बहुत ही कम शक्तियाँ होती हैं, और वास्तविक शासक उस शासक को कहा जाता है जिसके पास में हकीकत में सारी शक्तियाँ होती हैं या वही वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होता है, अर्थात अलग अलग होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है। तो यानी कार्यपालिका का जो औपचारिक नाम है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे कहीं पर राष्ट्रपति होता है, तो कहीं चांसलर होता है, तो कहीं राजा। जैसे उदाहरण के लिए हमारा भारत देश है, अमेरिका है, वहाँ पे कार्यपालिका का जो शासक होता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रपति। तो कहीं पर चांसलर, तो चांसलर जैसे जर्मनी में होता है, और कहीं राजा। तो जैसे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में राजा या रानी होता है। तो कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, तो कहीं चांसलर और कहीं पर राजा। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग देशों में जो कार्यपालिका का औपचारिक शासक होता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं राष्ट्रपति कहते हैं, तो कहीं चांसलर और कहीं पर राजा। कार्यपालिका में सम्मिलित व्यक्ति, अर्थात कार्यपालिका का गठन किस किस से मिलकर के होता है? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री ये तो शामिल होते ही हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त या इनके अतिरिक्त पूरा प्रशासनिक ढांचा का तात्पर्य होता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, वो सभी मिलकर के कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कार्यपालिका में सम्मिलित व्यक्ति, कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी शामिल होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री भी शामिल होते हैं। इन सब के अलावा पूरा प्रशासनिक ढांचा अर्थात सिविल सेवा के सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। कार्यपालिका के दो प्रकार बताए गए हैं। एक स्थायी कार्यपालिका और दूसरी है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है और स्थायी कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। दोबारा से ध्यान दीजिए, एक कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। एक अस्थायी कार्यपालिका, जिसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है, और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। तो जो अस्थायी कार्यपालिका अर्थात जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, अमूमन संविधान में उनके बारे में उल्लेख किया जाता है कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री है, उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। मंत्री होते हैं, उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इन्हें समय से पहले भी हटाया जा सकता है। जो उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, उससे पहले भी हटाया जा सकता है।
या इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। तो अस्थायी कार्यपालिका को कभी भी समय से पहले भंग, और इनका जो कार्यकाल होता है वो शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए होता है। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका, जिसे हम आपके प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं, उनका ये कार्यकाल लंबे समय तक होता है। जैसे आपके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, आज मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब अर्थात नौकरी मान लो 20 साल की उम्र मिल जाती है और उस विभाग में रिटायरमेंट की उम्र 58 या 60 साल है, तो तब तक वो लगातार यानी लंबे समय तक वो उस कार्य को करेगा। तो स्थायी कार्यपालिका एक लंबे समय तक चलने वाली कार्यपालिका होती है। तो यहाँ आगे हम राजनीतिक कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार के प्रधान। तो जैसे हमारे देश में सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और उनके मंत्री, तो प्रधानमंत्री और उसकी जो टीम के सदस्य होते हैं यानी मंत्री होते हैं, उन सब को मिलाकर के राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्री सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, चाहे वो अच्छी नीति हो या बुरी नीति हो, तो उसके लिए सभी उत्तरदायी होते हैं। अर्थात उससे अगर कोई लाभ हो रहा है तो उसका श्रेय पूरे मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को जाता है, और अगर उनके द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल ही दोषी होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका से तात्पर्य है सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्थायी कार्यपालिका, जो लोग रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। रोज़ रोज़ का मतलब होता है दैनिक, नित्य प्रति। तो आपके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो रोज़ाना के आपके बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों को करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो लगातार चलते रहते हैं और उनके द्वारा ही वास्तविक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही वास्तविक कार्य होते हैं, या यूँ कहेंगे सारे सिस्टम का जो संचालन है वो स्थायी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। विश्व के अलग अलग देशों में कार्यपालिका के प्रकार, जैसे विश्व के में 200 से अधिक देश हैं और सभी देशों में अपनी कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग अलग हैं, उनका संचालन अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है। तो विश्व के अलग अलग देशों में कार्यपालिका के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, दूसरी है अर्ध-अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और तीसरी है संसदीय कार्यपालिका। तो विश्व में कार्यपालिका के 3 प्रकार हैं, अध्यक्षात्मक, अर्ध-अध्यक्षात्मक और संसदीय। विश्व के अलग अलग देशों में कार्यपालिका शक्तियाँ अलग अलग लोगों के हाथ में होती हैं, यानी जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं हर देश में अलग अलग व्यक्ति के पास में होती हैं। जैसे सबसे पहले हम विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की बात करते हैं। कि आपके अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था और कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। तो अमेरिका में जो मुख्य शक्तियां हैं या अधिकतर शक्तियां हैं वो किसके हाथ में हैं? राष्ट्रपति के। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है
यानी वहाँ पे संसदात्मक शासन व्यवस्था, जैसे अमेरिका में तो है अध्यक्षात्मक और कनाडा में है संसदीय। तो कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। देखिए राजतंत्र किसे कहते हैं कि पहले ये सिस्टम था कि राजा के बाद में उसका बेटा ही राजा बनता था, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। और संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजा या रानी तो होते हैं लेकिन वो संविधान के दायरे में रह कर के कार्य करते हैं या वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था होती है। तो कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ संसदीय लोकतंत्र है और राजनीतिक तंत्र भी है या राजतंत्र है संवैधानिक, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो वहाँ की रानी राज्य की प्रधान है या राज्य की मुखिया है या यूँ कहें कि देश की मुखिया है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। तीसरा है फ्रांस। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति तो की जाती है पर वो उन्हें हटा नहीं सकता। उन्हें हटाने की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व किसका होता है? संसद का। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से कौन हटा सकता है? संसद। तो अब हम यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे।